नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज खबर की शुरुआत एक अफसर से जो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह पर बराबर लोकप्रिय है। आप इसको ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे संयोग के तौर पर देख सकते हैं जिसकी पकड़ सीएम और पीएम दोनों कार्यालयों में समान रूप से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए यह अवसर काफ़ी खास है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट दोनों सरकारों की नज़र में महत्व रखे, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज 2006 बैच के आईएएस अफसर कौशल राज शर्मा ने ये चमत्कार करके दिखाया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय इलाका है बनारस का, वहाँ पर डीएम भी रहे हैं और कमिश्नर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से सांसद चुने गए हैं। उनका लगभग अभी 11 साल का कार्यकाल हुआ है। लेकिन कौशल राज शर्मा लगभग 6 सालों से बनारस में रहे हैं। वहीं पर वो डीएम थे, वहीं कमिश्नर बने और वहीं पर वो प्रधानमंत्री कार्यालय के ऐसे संपर्क में आए कि उनकी उपयोगिता आज पूरे देश में स्पष्ट और अलग दिखाई पड़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक विशेष अफसर बनकर उभरे हैं। कौशल राज लो प्रोफाइल वाले अफसर हैं, शालीन भी बहुत हैं और कहा जाए तो उन्होंने बनारस के विकास में प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार जो भूमिका निभाई है, आज उसी का इनाम उनको दिल्ली में जल बोर्ड के सीईओ बनाकर दिया गया है। उनका ये एक सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ता है, जो हॉटलाइन पर जुड़ा हुआ दिखाता है। इसी का नतीजा है कि जिलाधिकारी रहने के दौरान जब वो कमिश्नर बने तो उनको किसी दूसरे मंडल में नहीं भेजा गया, वहीं बनारस में रखा गया। हालांकि एक बार उनको प्रयागराज के कमिश्नर पद पर तैनात किया गया था, लेकिन वो थोड़े दिन की बात थी, चंद दिनों में ही वो तबादला आदेश रद्द हो गया था। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति फिर वहीं डीएम रहे, वहीं कमिश्नर हो जाए और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो योगी की नज़रों में भी नंबर 1 रहे। ये आसान काम नहीं था। इतनी लंबी अवधि तक सेवा कर पाना ये गुणवत्ता के साथ ही संभव है। तो ये उनकी एक विशेषता को दर्शाता है कि वो प्रधानमंत्री के इलाके में लंबे समय तक सेवा करते रहे और जब वहाँ से आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना सचिव बनाया। यानी कि बनारस से जब वो लखनऊ आए तो बहुत बड़े ओहदे पर आए, सीएम कार्यालय में आए, लेकिन मात्र 11 दिनों के भीतर उनको फिर दिल्ली ने याद कर लिया। और कौशल राज शर्मा अब प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, 3 साल के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि जो दिल्ली जाता है तो वो 3 साल नहीं, वो 5 साल 8 साल भी रह सकता है। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उनको किस तरह से वहाँ पर वो काम देती है। लेकिन इतना साफ है कि वो खाली दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के तौर पर ही नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में पीएम मोदी की नज़रों में जो उनकी छवि है, जो उनकी निकटता है, उसके चलते भविष्य में उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो कौशल राज शर्मा अब देश के एक बड़े आईएएस अफसर के तौर पर पहचान बनाने की राह में हैं। उनकी ट्रेन बनारस से छूटी थी, लखनऊ थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन अब वो स्टेशन से आगे बढ़ चुकी है, वो दिल्ली जा रही है। तो बहुत साफ है कि ब्यूरोक्रेसी में सबको चौंकाते हुए वो तेज़ी से दिल्ली के निकट आए हैं और भविष्य में वो दिल्ली के महत्वपूर्ण अफसरों में शुमार किए जाएंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खबर अगली फिर ब्यूरोक्रेसी से है और एक अफसर की एक अलग छवि से है। आपको याद होगा कि संभल जिले में खुदाई और मस्जिद के विवाद को लेकर
एक अफसर हैं राजेंद्र पैंसिया, डीएम हैं, वो काफ़ी विवादों में रहे, काफ़ी चर्चा में रहे और यूपी में ये ज़िला भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम को लेकर, विवादों को लेकर गरमाता रहा। लेकिन राजेंद्र पैंसिया ने संभल में डीएम रहते एक नया चमत्कारिक काम किया है, जो काम आज तक बड़े बड़े नहीं कर पाए। ये इशू ना तो इतिहास की किसी खुदाई से जुड़ा है और ना किसी पक्षपात या किसी धर्म और जात से। ये इशू है हमारे आपकी समस्या का, स्कूलों की बढ़ती हुई फीस का, प्राइवेट किताबों का और स्कूलों की मनमानी का। 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं राजेंद्र पैंसिया। उन्होंने वो काम करने का साहस किया जो बड़े बड़े दिग्गज कभी नहीं कर पाए, लखनऊ में बैठकर नहीं कर पाए, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने का। राजेंद्र पैंसिया ने संभल के 36 प्राइवेट स्कूलों पर, अंग्रेजी स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आप जानते हैं कि प्रदेश में निजी स्कूलों में जो किताबों की, फीस की, ड्रेस की और तमाम सारी चीज़ों की वसूली होती है और लोग तड़प तड़प कर रह जाते हैं, सरकार के सामने जाते हैं, वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता और मजबूरी में अपने बच्चों को कॉन्वेंट में महंगी शिक्षा भी देते हैं और स्कूल वालों के सारे लोड भी सहते हैं। आज ऐसे ही डीएम की दरकार हर जगह है। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की है जो कोई नहीं कर पाता। ये यूपी में पहली बार हुआ है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है कि वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाते, वो प्राइवेट बुक प्राइवेट चुनिंदा दुकानदारों से खरीदवा रहे थे। तो ये बहुत साहस का काम है। ये दिनेश शर्मा की फोटो क्यों चलाई हमने? क्योंकि जब योगी की पहली सरकार बनी थी तब सरकार ने यह कहा था कि हम निजी स्कूलों की मनमानी पर, लूट पर अंकुश लगाएंगे और तत्कालीन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वो कमेटी और उसकी रिपोर्ट टाएं टाएं फिस, आपने सुना है, वही हुआ है। आज भी स्कूल उत्तर प्रदेश में चिन्हित बुक डिपो से बच्चों को किताब खरीदने का दबाव बनाते हैं, मजबूर करते हैं। चिन्हित जगहों से स्कूल की ड्रेस खरीदनी पड़ती है, अभिभावकों से जमकर वसूली होती है, फीस जब बनाए तब बढ़ाई जाती है और कितनी बढ़ाई जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक डीएम उत्तर प्रदेश में है जिसने इस पर पहली बार जुर्माना लगाया है। जुर्माना इसलिए नहीं लग पाता, अंकुश इसलिए नहीं लग पाता कि अधिकतर स्कूल बड़े बड़े नेताओं के हैं, विधायकों के हैं, मंत्रियों के हैं, पैसे वालों के हैं। तो वो ऊंची पहुंच के दम पर तमाम कार्रवाइयां रुकवा देते हैं। लेकिन किसी आदमी ने हिम्मत की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि डीएम ने 12 अप्रैल को छापा मरवाया था और 17 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई। लेकिन हम मई में खड़े हैं, अभी तक किसी स्कूल ने 1 लाख रुपया जुर्माना जमा नहीं किया है, क्योंकि जुगाड़ लगाने में लगे होंगे प्रभावशाली लोग हैं। अंग्रेजी माध्यम का प्राइवेट स्कूल जो चला रहा है वो भी तो कोई क्षमतावान आदमी होगा, वो थोड़ी अपने पैर पे हमेशा के लिए कुल्हाड़ी मारेगा कि मनमानी फीस, मनमाना ड्रेस, मनमानी किताब जिसमें अच्छा खासा पैसा आता है। लगाम लगाने की तमाम कोशिशें हुई, कुछ कोशिशें 2-4 कदम चलती हैं फिर उसके बाद रुक जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने तालाब में एक ईंटा मारा तो, किसी ने उस छत्ते में उंगली लगाई तो जहां मधुमक्खियों के काटने का खतरा है। लेकिन राजेंद्र पैंसिया जैसे नौजवान डीएम ने यह काम किया, ये बहुत हिम्मत की बात है। कोई सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पाई, ना उसकी इच्छा शक्ति है। उसने जनता को इन प्राइवेट स्कूलों के हाथों पर नुचने और लुटने के लिए छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल एक जैसे हैं, बहुत सारे स्कूल आज भी कम फीस लेते हैं, अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, गुणवत्ता के साथ चलाते हैं। लेकिन वो गिनती के हैं, जो गिनती के बाहर हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन यहाँ शिकंजा कसना तो दूर,
प्राइवेट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं, घूस देते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं। बड़े बड़े स्कूल तो ऐसे हैं जो डीएम और एसपी के भी नहीं सुनते। ये तो पुलिस के हाथ में लाठी ना हो तो उस इलाके के थानेदार की भी ना सुने वो स्कूल। तो आप ये सोचिए, ये हर माँ बाप का दर्द है, हर घर की कहानी है कि हम अपने बच्चों की कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20-20 हज़ार रुपए तक महीने की फीस देता है स्कूलों में, लेकिन आप उस स्कूल में जाके प्रिंसिपल से सीधे मिल नहीं सकते। ये तानाशाही, ये सिस्टम चल रहा है, चूंकि ये सब व्यवस्था बड़े लोगों के हाथ में। आप कहाँ जाएंगे? डीएम के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, सचिव के पास जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? आपको सिर्फ आश्वासन मिलेगा, कार्रवाई नहीं मिलेगी। लेकिन राजेंद्र पैंसिया ने जो कार्रवाई की है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नज़ीर है और लोगों को और जिलों को ये समझना चाहिए कि आज जो समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसमें जनता का और अभिभावकों का शोषण हो रहा है, अगर अधिकारी इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दें तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ ये जो प्राइवेटीकरण में लूट चल रहा है ये बंद हो जाएगी। अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें आईएएस अफसरों को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस बार उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों ने आईएएसओं को पीछे छोड़ दिया है। आईपीएस अफसर पोस्टिंग के मामले में आईएएस अफसरों से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था रही है कि आईपीएस अफसर चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे वो डीजी बन जाए, लेकिन उसका जो शासन का बॉस होता है वो हमेशा आईएएस ही होता है। और वो एक तरह से कहा जाए कि वही अंतिम अफसर है, उसके बाद सरकार है। लेकिन आईएएस अफसरों का जो हमेशा भारी रहने का एक इतिहास रहा है, वो इस बार थोड़ा से डगमगा गया है। पोस्टिंग के मामले में आईपीएस अफसरों ने इस बार आईएएस से बाजी मार ली है, उनको पीछे छोड़ दिया है। ये उदाहरण से आप समझिएगा, एक हमारे उत्तर प्रदेश में आज 2018 बैच के आईपीएस अफसर जिलों में एसपी बन चुके हैं, लेकिन 2016 बैच जो आईएएस का है यूपी में, अभी वही पूरा डीएम नहीं बन पाया है। कहाँ 16 बैच डीएम नहीं बन पाया और कहाँ 2018 बैच जिले में एसपी बना हुआ है। तो ये आप देखिए जो आंकड़े हैं, और ये दर्शाता है कि इस बार आईएएस अफसर फिसड्डी हो गए, पीछे रह गए, उनका जुगाड़ तंत्र काम नहीं कर रहा है, उनके अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान इस ओर मैं आकृष्ट कराता हूं कि जो आईपीएस का 2018 का बैच है उसमें 17 आईपीएस अफसर हैं। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं कि 2018 बैच में इस समय 17 आईपीएस अफसर हैं, जिसमें से 7 अफसर अब तक जिले में एसपी बन चुके हैं। इसमें सूरज राय हैं बागपत में, पलाश बंसल हैं बांदा में, अभिमन्यु मांगलिक हैं भदोही में, अंकिता शर्मा हैं कासगंज में, इसके अलावा अभिजीत शंकर हैं औरैया में, संदीप मीणा हैं संत कबीर नगर में। और ये वो अफसर हैं जो इस समय जिले में एसपी हैं मौजूदा समय में। इनके कई साथी और जिले में एसपी बनकर हट चुके हैं, लेकिन आईएएस में 2018 तो छोड़िए, 2017 का नंबर नहीं आया और 2016 का जो नंबर आया उसमें इक्का दुक्का बने हैं। आपको 2016 बैच में मात्र 8 अफसर इस समय मिलेंगे जो जिले में डीएम हैं। शशांक त्रिपाठी बाराबंकी में, अनुपम शुक्ला अंबेडकर नगर में, कुमार हर्ष इस समय सुल्तानपुर के डीएम हैं, और चंद्र मोहन गर्ग इस समय चंदौली में डीएम हैं। अभिषेक पांडे इस समय हापुड़ में जिलाधिकारी हैं, और गजल भारद्वाज इस समय महोबा में डीएम हैं। शैलेश कुमार भदोही में डीएम हैं। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री कन्नौज में डीएम हैं। ये सब 2016 के बैच हैं।
तो आप सोचिए कि आईएएस अफसर 2016 वाले अभी जिले की पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, 2017 का नंबर उसके बाद आएगा, और आईपीएस में 16 हो गया, 17 हो गया, 18 वाले एसपी बने हैं। तो साफ है कि पोस्टिंग के मामले में आईएएस अधिकारी आईपीएस अफसरों से इस समय 2 बैच पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि आईएएस का 2016 का जो बैच है वो काफ़ी बड़ा है। उसमें 37 आईएएस अधिकारी हैं, जिसमें से 8 डीएम बन पाए हैं। 37 जब तक बनेंगे तब तक तो आईपीएस में 2020 पहुँच जाएगा, 4 साल पिछड़ जाएंगे। हालांकि सब तो बन नहीं पाते, खास तौर से राज्य सेवा से प्रमोशन वाले, लेकिन डायरेक्ट अफसरों की तो इच्छा होती कि उनको तो बना दो भाई, उनको भी तो नौजवान अफसर आए, उनको बनना है। लेकिन देखिए, पता नहीं ये हसरत पूरी होगी या इंतज़ार लंबा करना पड़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ा अंतर आज हमने आपके सामने रखा है कि ब्यूरोक्रेसी में आईपीएस अफसरों का मनोबल अब इस बार ऊंचा होना चाहिए। अब बात एक और ब्यूरोक्रेसी की, बहुत बड़ी खबर की, क्योंकि पद बड़ा है तो फिर खबर भी बड़ी होगी, और सीनियर आईएएस अफसरों के उसमें नाम आते हैं। कहते हैं कि अजीब जुल्म हुए हैं मोहब्बत पर इस ज़माने में, जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं, और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। उत्तर प्रदेश में जो एपीसी का पद है, कृषि उत्पादन आयुक्त का पद है, उस पद को लेकर इस समय काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। एपीसी पद में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रह गई है, बहुत हनक नहीं रह गई, कोई बहुत माल नहीं रह गया, लेकिन वो एक सीढ़ी है जिससे लोग मुख्य सचिव के पद पर जाकर पहुंचते हैं। चूंकि मोनिका गर्ग एपीसी थी और वो रिटायर हो गई 30 तारीख को, उसके बाद से प्रदेश में नया कृषि उत्पादन आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेकर संशय बरकरार है, उथल पुथल मची हुई है। पिछले 9-10 दिनों से सरकार ने इस पद पर किसी को बैठाया नहीं है, कोई नाम तय नहीं किया है। तो जो सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये माना जा रहा था कि 1989 बैच का जो सबसे सीनियर अफसर हैं वो इस पर आएगा कोई, लेकिन 89 बैच का कोई आईएएस अफसर शायद एपीसी के पद पर आने का इच्छुक नहीं है, इसलिए कि 2 अफसर हैं 89 बैच में। एक अनिल कुमार हैं, वो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के एसीएस हैं, वो एसपी गोयल, वो मुख्यमंत्री के यहाँ है, वो एपीसी बनना नहीं चाहते। तो ये कहा गया कि अगर 89 बैच से कोई नहीं बनता है तो हम 90 बैच में जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं, और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। हिमांशु कुमार ने कहा कि हम बनना नहीं चाहते एपीसी, यानी कि उन्होंने अनिच्छा जता दी है कि वो एपीसी नहीं बनना चाहते। अब बचे दीपक कुमार, सरकार उनको तैनात कर देती तो वो ज्वाइन भी कर लेते। तो सचिवालय में जो मौजूदा अफसर हैं उन्हीं में से किसी एक को एपीसी बनाया जाना है, लेकिन कोई एपीसी बनने को तैयार नहीं है, और जो बनने को तैयार है उसको मिल नहीं रहा है। 89 बैच मौजूद है, वो लेने की इच्छुक नहीं है। 90 बैच मौजूद है, उसमें एक ने मना कर दिया है, एक है उसको अभी दिया नहीं गया है। तो ये सरकार के मन में क्या है, और क्या कोई ब्यूरोक्रेसी में तिकड़म चल रही है कि अगर ये नहीं ले रहे हैं तो वो बन ना पाएं? इसके भी पीछे कुछ कहानियां हैं, कुछ लॉजिक हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे अभी बहुत सामने नहीं आई हैं, इसलिए उस पर सीधे बात करना अभी ठीक नहीं है। अब ये देखना होगा कि सरकार हिमांशु कुमार को अगर एपीसी का पद नहीं देती है, वो नहीं चाहते हैं, तो क्या ये पद खाली रखा जाएगा? क्योंकि दीपक कुमार के पास अभी अगले साल 26 अक्टूबर तक उनकी नौकरी है। क्या दीपक कुमार को सीधे चीफ सेक्रेटरी के पद की ओर लाया जाएगा, या उनको आईआईडीसी बनाया जाएगा? कई सारे सवाल हैं, सरकार ने पूछा जरूर होगा। नियुक्ति को लेकर असमंजस है, वरना दीपक कुमार एकदम, अगर हिमांशु ने मना कर दिया तो फिर दीपक कुमार स्वाभाविक चॉइस थे। वो सीएम के भरोसेमंद हैं, पसंद भी हैं चीफ सेक्रेटरी की भी, लेकिन अगर उनको पोस्टिंग देनी होती
तो 10 दिन तक सरकार सोच विचार न करती, उनको अब तक एपीसी बना देती, इतना लंबा इंतजार करना न पड़ता। इससे ये संकेत मिलता है कि दीपक कुमार को संभवतः सरकार एपीसी नहीं बनाएगी। तो फिर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की इस समय जो तीनों बड़ी कुर्सियां हैं वो क्या सिर्फ एक व्यक्ति के पास अभी रहेंगी, या सरकार कोई ताना बाना बुन रही है, वो उचित समय आने पर इस पर कोई नियुक्ति करेगी। फिलहाल मई चल रहा है, जून और जुलाई 2 महीना बचता है। जुलाई में चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट है। अगर वो रिटायर होते हैं तब एक साथ तीनों कुर्सियां ओपन हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, तो वहाँ पर 3 बड़े ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं। और अगर उनको सेवा विस्तार मिल जाएगा तो जो लोग आज एपीसी नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कल फिर वो उससे भी वंचित रह जाएं। बड़ा रिस्क है, फिसलन भरी स्थिति है। गुणा गणित चाहे जितना जो लगा ले, लेकिन जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। कई बार जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों को ठुकराया है उनको बड़े अवसर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जब आप सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर होंगे तभी उसके ऊपर जा सकेंगे। एक साथ 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आपको फंदा नहीं दी जाएगी। तो बहुत साफ है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते ये बात जरूर कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में लगा रहता है कि उसको प्राइम पोस्टिंग मिले, उसको हमेशा महत्वपूर्ण ओहदा मिला रहे, वो सरकार की नज़रों में रहे, चाहे वो जितना ईमानदार हो। वो भी चाहता है कि उसको हमेशा इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग रहे, लोगों की नज़र में उसका रसूख बरकरार रहे। और ये जो तृष्णा है, ये जो भूख है, ये जो प्यास है, इसको अधिकारी लोगों के सामने तो कहते हैं नहीं साहब मेरा बहुत इच्छा नहीं है इस पद पर रहने की, लेकिन महत्वपूर्ण पदों के लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी के इन्हीं 2 तरफा जीवन शैली पर एक बहुत सटीक शेर है, आप सुनिएगा कि सब जिनके लिए झोलियाँ फैलाए हुए हैं वो रंग मेरी आंखों ने ठुकराए हुए हैं। अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए हैं। और एक तुम हो कि शोहरत की हवस नहीं जाती, और एक हम हैं कि शोर से उकताए हुए हैं। नमस्कार।